Hello students, so now let's draw some resonating structures for these given species, right बेटा. ड्रॉ करते हैं इनके लिए, देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. NO3 नेगेटिव है, पहले इनका लेविस डॉट डायग्राम ड्रॉ करते हैं. वही सेम वे आपका नाइट्रोजन, ये चेक कर लीजिए. NO3 एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, टोटल 4 है बेटा. सारे वैलेंस शेल का सम देखेंगे, ऑक्सीजन पर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल. NO3 नेगेटिव का ड्रॉ करते हैं. नंबर ऑफ वैलेंस शेल नाइट्रोजन में 5, 3 ऑक्सीजन है, हर एक में 6, राइट. टोटल कितना आ जाएगा बेटा 5 + 23, ठीक है. नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, नंबर ऑफ वैलेंस शेल प्लस इसमें नेगेटिव चार्ज है 1, तो 24. स्केलेटन ड्रॉ करते हैं. नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन. बॉन्ड पेयर्स कितने हो गए बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 1 2 3 4 5 6 6 आ गए, ठीक है. नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचते हैं, 24 - 6 कितना बचेगा बेटा 18. 18 को चेक करते हैं किस तरीके से प्लेस करेंगे. इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 4 5 6 7 8. इसके पास ऑलरेडी 2 हैं, 1 2 3 4 5 6. ऐसे इसके पास भी ऑलरेडी 2 है, 1 2 3 4 5 6, राइट. तो टोटल हमने कितना यूज़ किया, 6 + 6 + 6 18 कंज्यूम कर लिया है. अब कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं बचता है. लेकिन अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, इसका ऑक्टेट अभी कंप्लीट नहीं है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इनको लोन पेयर्स को यूज़ करेंगे ऐसे. ये बन गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अब बात आती है कि अगर हम यहाँ चेक करते हैं NO3 विद 1 नेगेटिव, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका हो गया है. सो दिस इज नाइट्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड O. और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, या इसी तरीके से ड्रॉ कर दो. और पूरे इस पर कितना नेगेटिव बेटा -1 ड्रॉ कर दिया है. अब नेक्स्ट है आपका, अगर इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा. अब इसको बना दो डबल और इन 2 को बना दो सिंगल, N डबल, और ये 2 क्या बन गए बेटा सिंगल, और पूरे पे कितना है माइनस. नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर N सिंगल डबल सिंगल, और पूरे पे -1. लोन पेयर्स एज सच प्लेस करते हैं. हो भी क्या रहा है, ये इधर जा रहा है, इसका एक लोन पेयर आ रहा है. भाई ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये इसका लोन मतलब इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव. और वही सिचुएशन यहाँ हो भी रही है, एक नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज़ हो रहा है. तो ये एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है. अगर हम एक्चुअली इसका नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है N डबल बॉन्ड O, 1 इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड O एंड 1 इज़ सिंगल बॉन्ड O. ये होता है नाइट्रेट आयन का एक्चुअल स्ट्रक्चर. और ये हो भी रहा है, इसमें 6 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स एज सच बच रहे, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है यहाँ पे. तो बाकी सबके साथ भी यही रहेगा. अगर ये इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा. नेक्स्ट वाले में ये डबल है, ये नेगेटिव आ गया, तो ये वापस क्या होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा. एंड दिस वे यू कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा बेटा, नाइट्रोजन, तीनों के पास पार्शियल डबल बॉन्ड और तीनों पे फुल नेगेटिव -1. सो दिस वे वी कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ नाइट्रेट आयन. अब बात करते हैं SO4 2 नेगेटिव की. SO4 2 नेगेटिव देखिए, SO4 2 नेगेटिव, ये है आपका सल्फेट आयन. सल्फेट आयन में देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसको यहाँ भेज दो, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ, SO नेगेटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O. नेक्स्ट में क्या होगा, ऐसे और ड्रॉ कर दो, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, डबल वापस आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा. अब 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आते हैं, एक CO2 और एक CO. इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 1 इज CO एंड 1 इज CO2. इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक बार देखते हैं. CO एंड 1 इज CO2. पहले CO2 का ड्रॉ करते हैं, बड़ा सिंपल मॉलिक्यूल है. टोटल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने बनेंगे, कार्बन के 4 और 2 ऑक्सीजन के 12, टोटल बन गए कितने 16 बेटा, ठीक है. कार्बन सेंट्रल एटम होगा, इधर आ जाएगा एक ऑक्सीजन, इधर आ जाएगा दूसरा ऑक्सीजन. दोनों के बीच में 2 बॉन्ड पेयर्स, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ गए 4. तो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 16 - 4 मीन्स 12, राइट. ऑक्टेट पूरा करते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6. इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है. 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले यहाँ आ गए.
अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी। स्ट्रक्चर स्केलेटन क्या बनेगा बेटा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। इस पे 2 लोन पेयर्स है, इस पे भी 2 लोन पेयर्स है। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं। क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया। क्या बनेगा कॉन्ट्रीब्यूशन, C O पे नेगेटिव और इस वाले में O पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये डबल से क्या हो गया, सिंगल। और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने से कार्बन पे आना था पॉजिटिव, लेकिन जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन आ गया तो कार्बन का पॉजिटिव न्यूट्रल, अब इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया है, पॉजिटिव। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, तो अब ये उल्टा हो जाएगा। C इस ऑक्सीजन पे क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन पे, या इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इसके कंपैरिजन में, C O पे पॉजिटिव और इस O पे नेगेटिव, तो दोनों एग्जैक्टली सेम कॉन्ट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ये हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं, इसके कुछ और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। वो क्या बनेंगे, देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया तो क्या बनेगा बेटा, C डबल बॉन्ड O और O पे क्या आ गया, नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। दूसरे केस में क्या होगा, यहाँ पे देखना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये अब नहीं डिस्टर्ब कर रहे, रेड से लिख देते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, C O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका, राइट। सो दिस वे वी कैन ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव। सब पे नेट चार्ज आप देख सकते हैं, +1 -1 0 0 है, +1 -1 0 0 है, और +1 -1 0 +1 -1 0, राइट। सो दिस वे, तो अगर हम चेक करें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से रहेगा, थोड़ा बहुत सिंगल की तरफ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का लेविस डॉट डायग्राम हमने पहले भी ड्रॉ किया था। क्या बनता है, ये बनता है बेटा, देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन, और ये दोनों पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होता है आपका। कार्बन एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर का भी काम करता है, और जब भी ये CO, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा तो कौन से साइड से करेगा, कार्बन वाली साइड से करेगा, ना कि ऑक्सीजन वाली, ये ध्यान रखना हमेशा। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, पहला क्या बना, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले ले, ये है ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है ऐसे तो क्या बनेगा बेटा, C पे नेगेटिव डबल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, 1 पे। दूसरा तरीका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन वापस ले ले, क्या बने, C पे डबल बॉन्ड, C पे पॉजिटिव और O पे नेगेटिव। अब आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों में से कौन ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, किसका ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। इस केस में कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इस केस में कार्बन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों में से कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो दोनों में से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फर्स्ट और सेकंड में से कौन है बेटा, फर्स्ट इज़ मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग देन सेकंड वन। ऐसे हम स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब नेक्स्ट आपका है, 1-2 ऑर्गेनिक स्पीसीज ले लेते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि एसिटेट आयन है CH3, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ड्रॉ इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, क्या बनेगा बेटा, CH3, C O पे नेगेटिव एंड दिस इज डबल बॉन्ड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनेगा, अब देखिए आप तीनों दोनों का कॉम्बिनेशन, CH3 एज सच, C यहाँ O है और यहाँ भी O है, एक बार यहाँ डबल है, एक बार यहाँ डबल है, ये इस तरीके से डबल घूमेगा और पूरे पे क्या आ जाएगा बेटा, -1। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। अब कोई पूछे इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कितना होगा, कार्बन ऑक्सीजन ना तो ये सिंगल के इक्वल होगा, ना ही ये डबल के, सिंगल और डबल के बीच का होगा ये बॉन्ड लेंथ। फाइन, सो दिस वे वी कैन फाइंड इट आउट। अब क्वेश्चन करते हैं हम एक, जिसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें बताना है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ करूँगी, आपको बताना है कि उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा या कौन ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगा। देखिए आपके पास है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हमने केस ले लिया, लेट्स से किसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखना, ये है बेटा फिनोल है। इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड का नाम क्या है, फिनोल। ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा तो देखो ये लोन पेयर यहाँ दे सकता है अपना लोन पेयर,
ये इसको ड्रॉ करना सीख लेना, ये बहुत काम आने वाला है। और जब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो लोन पेयर आया इस बॉन्ड के बीच में, अब ये वाला अंदर वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये चला गया इस एटम पे। कैसे आगे बढ़ेगा देखना, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये सिंगल से क्या बन गया बेटा डबल, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव। खुद देखना आप, बेंजीन रिंग की तरफ ऑक्सीजन का लोन पेयर बढ़ रहा है, तो जैसे ही आएगा, कार्बन के ऑलरेडी कितने बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 5 तो बना ही नहीं सकता। तो जैसे ही इसकी तरफ आएगा इसका पाई बॉन्ड पेयर कार्बन की तरफ चला गया है, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी पार्ट अनटच्ड क्योंकि हमने डिस्टर्ब नहीं किया है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या होगा बेटा, इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिस इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स, एटम से जाता है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड से आता है एटम पे, तो ये एटम से गया बॉन्ड पे और अब ये बॉन्ड से चला गया एटम पे। अंदर वाला पाई मूव करता है लेकिन बाहर से दिखा देते हैं, ईजी पड़ता है। अब देखो ये बन गया डबल, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड OH पे आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, राइट। नेक्स्ट रेजोनेटिंग, अच्छा इसको तो हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया। नेक्स्ट में देखना बेटा क्या होगा, ये स्केलेटन आपका एग्जैक्टली सेम रहना है, तो वो आप एज सच लिख देना, एटम्स की पोजीशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ना ही सिग्मा बॉन्ड पे कोई फ़र्क पड़ना है, सिर्फ पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड्स, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इन पे ही फ़र्क पड़ना है। तो अब देखना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गया यहाँ और ये बॉन्ड पेयर गया एटम पे, ये एज सच, ये एज सच, ऑक्सीजन का पॉजिटिव एज सच, ये डबल और ये नेगेटिव। नेक्स्ट में क्या हुआ, नेक्स्ट में आपका क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये वापस बैक टू इट्स पोजीशन, and this becomes double 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 single OH। ये फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबरिंग मैंने की 1 2 3 4 एंड 5। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है इनका, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर हम देखें, सबसे पहला रूल मैंने क्या बताया था आपको स्टेबिलिटी चेक करने का, कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, फर्स्ट रूल आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स काउंट करो बेटा। पाई बॉन्ड्स अब सबको पता है जो डबल या ट्रिपल होते हैं, जैसे मैंने एक दिन पहले भी बताया था आपको केमिकल बॉन्डिंग में, सिंगल है ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल में ये सिग्मा है, इसमें ये सिग्मा और ये पाई, इसमें ये सिग्मा और 2 पाई, ये दोनों क्या है बेटा पाई। तो डबल में 1 पाई होता है, ट्रिपल में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे देखो इस पूरे मॉलिक्यूल में 1 2 3, हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर 3। सो पाई बॉन्ड्स देखते हैं सबसे पहले 3, इसमें पाई बॉन्ड्स कितने बचे बेटा 3, इसमें भी पाई बॉन्ड्स कितने हैं 3, इसमें भी पाई बॉन्ड्स है 3 और इसमें भी पाई बॉन्ड्स हैं 3, यानी कि सब में ही नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है 3। अब बात आती है ऑक्टेट देखते हैं, इसमें भी सारे एटम्स का ऑक्टेट पूरा है, इसमें भी, इन सब में एटम्स का ऑक्टेट पूरा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इन दो से तो बात नहीं बनी है। अब हम चेक करते हैं कि चार्ज सेपरेशन, इसमें एज सच कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है और इसमें भी कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है, बाकी तीनों में कोई फॉर्मल चार्ज है। इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा स्टेबल इनमें से कौन होगी, 1 = 5। इन दोनों की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इन दोनों में फॉर्मल चार्ज है तीनों में, एक प्लस और एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। और ये हमने देखा अगर प्लस माइनस कहीं पे है तो उनके बीच का सेपरेशन मिनिमम होना चाहिए। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ बेटा, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस इतना है, प्लस माइनस में डिस्टेंस इतना, प्लस माइनस में डिस्टेंस इतना, इन दोनों में तो सेम डिस्टेंस है, तो वी कैन से दैट सेकेंड = थर्ड। लेकिन ये इससे कम स्टेबल है, ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर बता रही हूँ मैं आपको, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड, अब बचा ही क्या है, सॉरी ये 4 आना चाहिए था, सेकेंड = 4 एंड द लास्ट वन इज थर्ड। सो दिस वे यू कैन डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑर्डर, या कौन ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। क्लियर। कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको करवाती हूँ, रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, रेजोनेंस एनर्जी। इसी क्वेश्चन के बेसिस पे हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस एनर्जी। बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेजोनेंस एनर्जी। एनर्जी फॉर्म है ये भी, रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है। जैसे मैं बेंजीन की बात करूँ बेटा, बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड ये है, ठीक है। और डेवार बेंजीन की बात करें तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं।
ये डेबार बेंजीन है, और केकुले बेंजीन ये है बेटा। एंड आउट ऑफ दीज टू केकुले इज मोर स्टेबल, ये केकुले बेंजीन है। तो देखो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 1 2 3 4 5। तो अगर हम कहें फर्स्ट सेकेंड स्टेबिलिटी वाइज कौन ज़्यादा स्टेबल है, फर्स्ट सेकेंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड फोर्थ 5। तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी या एनर्जी, हम सबको पता है कि स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। नॉर्मल एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, रेजोनेंस एनर्जी की नहीं। कोई भी स्पीसीज कितनी स्टेबल होगी उसकी एनर्जी डिसाइड करेगी। अगर कम एनर्जी है तो ज़्यादा स्टेबल है, और ज़्यादा एनर्जी है तो कम स्टेबल है। तो फर्स्ट की एनर्जी, फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड एनर्जी वाइज और स्टेबिलिटी वाइज, थर्ड इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 5। ये तीनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इनमें आपस में कौन ज़्यादा स्टेबल है? केकुले बेंजीन इज मोर स्टेबल देन डेबार बेंजीन, राइट। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड एंड दैट इज मोर स्टेबल टू थर्ड इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 5। तो ये तो हो गए केकुले, केकुले ज़्यादा स्टेबल है, और ये हो गया बेटा डेबार, ठीक है। और ये इनका है रेजोनेंस हाइब्रिड। लेट्स से दिस इज ऑफ नंबर 6। अब अगर हम स्टेबिलिटी देखें, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? 6। रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। किसी भी स्पीसीज़ का, किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब इसका मतलब हुआ ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है बेटा? स्टेबिलिटी। तो अगर हम देखें इनके एनर्जी का ऑर्डर, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा बेटा? सबसे कम, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम। तो 6 की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद है फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड, उसके बाद थर्ड इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 5। दिस इज देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो अगर सॉरी एनर्जी ऑर्डर। तो अब हम ड्रॉ करते हैं एनर्जी और इनके बीच का प्लॉट। सो दिस साइड वी आर हैविंग एनर्जी। अब आप देखिए सबसे कम एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड यानी कि 6 स्ट्रक्चर की, 6 की। उसके बाद किसकी है? सेकेंड, फर्स्ट इज इक्वल्स टू सेकेंड, दोनों का आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। उसके बाद किसकी बेटा? थर्ड इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू 5। ये इनका एनर्जी सीक्वेंस है। तो ये है रेजोनेंस हाइब्रिड और ये है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये इनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनका और रेजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी डिफरेंस है ये, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इसको क्या बोला जाता है? रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हुआ? देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या है? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन किस किस के बीच में? बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड and most stable resonating structure। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी, दिस द एनर्जी डिफरेंस, जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो क्या बोला जाएगा बेटा? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब एक बार सिचुएशन देखना, सपोज करिए मैंने कुछ रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया, राइट? या मान लीजिए मैंने कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए और मेरे हिसाब से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। सॉरी, मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ किया सपोज, और मेरे हिसाब से दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, लेट्स से। तो अब रेजोनेंस एनर्जी कितना आएगा? ये वाला। तो जितना ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। दिस इज द ओनली एनर्जी विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। भाई जितनी ज़्यादा, देखो एक केस ये वाला है जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ है, एक केस ये वाला है जिसका रेजोनेंस हाइब्रिड यहाँ है। कौन ज़्यादा स्टेबल है? इस रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी तो ज़्यादा है और इसकी कम है, एक्चुअल एनर्जी हम देखें। सो दिस इज मोर स्टेबल देन, मान लो इसका नंबर है 7th इज मोर स्टेबल देन 6th से ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम।
मान लो इसको हमने नाम दिया रेजोनेंस एनर्जी 2 और इसका नाम था लेट्स से रेजोनेंस एनर्जी 1. सो विच इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? जिसका रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है और जिसका रेजोनेंस एनर्जी कम है वो कम स्टेबल है. नॉर्मली स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, बट रेजोनेंस एनर्जी इज द एक्सेप्शन, ओनली एक्सेप्शन where stability is directly proportional to energy. अब आपसे पूछे क्यों ऐसा हुआ? Because in this case we are taking a difference. यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? We are taking a difference between two energies. इसलिए हम कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जितनी कम इसकी एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा वो स्टेबल होगी. राइट बेटा? सो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी is directly proportional to resonance energy. Right? क्यों है? बिकॉज रेजोनेंस एनर्जी इज अ डिफरेंस ऑफ टू एनर्जीज. दो एनर्जीज का ये क्या है बेटा? डिफरेंस है. दैट इज द रीजन स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी. अदरवाइज स्टेबिलिटी इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी. जो उसकी अपनी एनर्जी होती है उसके तो हमेशा वो क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. लेकिन रेजोनेंस एनर्जी को हमेशा क्या होती है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. राइट? रेजोनेंस एनर्जी हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं या और कैलकुलेट कर सकते हैं. एक तरीका तो ये है रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट करने का. दूसरा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ. अब ये मैं रब कर रही हूँ, सारे बच्चे इसको नोट कर लेंगे, आपके लिए सही होगा ये. फिर हम एक दो प्रॉब्लम्स भी करेंगे इस पे बेस्ड. देखिए, अगर हम बेंजीन का केस लेते हैं, ये बेंजीन बेटा, दिस इज बेंजीन. बेंजीन में अगर हम देखें नॉर्मली 3 पाई बॉन्ड हैं. तो किसी ने कहा कि हमने साइक्लोहेक्सीन लिया और इसका हमने हाइड्रोजिनेशन कर दिया. तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन था ये साइक्लोहेक्सीन मिला. दिस इज साइक्लोहेक्सीन. साइक्लोहेक्सीन में हमने हाइड्रोजन डाला तो हमें क्या मिला बेटा? साइक्लोहेक्सीन मिला. राइट? और जब हमें साइक्लोहेक्सीन मिला है तो कुछ एनर्जी यहाँ पे क्या हुई है? रिलीज हुई है. सो दिस इज लेट्स से x1 इज इट्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. ठीक है. अब हमने क्या किया है, क्योंकि बेंजीन देखने में कैसा लग रहा है कि एज इफ इट इज हैविंग 3 पाई बॉन्ड्स. सो लेट्स से हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं कि साइक्लोहेक्सीन जहाँ 1 पाई बॉन्ड है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन x1 है. मतलब एक डबल बॉन्ड को हटाया, हाइड्रोजन लगाया तो x1 अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड. तो अब हम क्या करें, अगर हम बेंजीन को नॉर्मल थ्योरेटिकली कैलकुलेट करें, इसका थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना आएगा? एक डबल बॉन्ड के लिए x1 है तो 3 के लिए कितना आएगा बेटा? थ्योरेटिकली x1 इंटू 3 यानी कि 3x1. इतनी एनर्जी रिलीज हुई. बट एक्चुअली अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो एक्सपेरिमेंटली ये क्या है? दिस इज, हमने लिया यहाँ पे बेंजीन. बेंजीन में हमने क्या किया? इसका हाइड्रोजनेशन किया 3H2. एक्सपेरिमेंटली वी गॉट साइक्लोहेक्सेन एंड वी गॉट लेट्स से y amount of energy is released. y amount of energy is released. तो ये है बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला है, और ये मानी बेंजीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो हमने थ्योरेटिकली निकाला, ये सोच के कि यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड्स हैं. अब दोनों में मिला हमें डिफरेंस, तो इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आया बेटा? 3x minus y comes out to be approximately 150 किलोजूल पर मोल. राइट? तो इसको क्या बोला गया? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. तो थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी. तो रेजोनेंस एनर्जी को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? थ्योरेटिकल और डिफरेंस बिटवीन theoretical heat of hydrogenation and experimental heat of hydrogenation.
is also called resonance energy. And remember, stability of a resonance hybrid is directly proportional to resonance energy. जितनी ज़्यादा resonance energy उतनी ही ज़्यादा उसकी stability. Now let's solve some problems which are based on resonance energy. So the questions are like question, resonance structures can be written for. इनमें से किसके resonating structures हम draw कर सकते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब भी ड्रॉ करने हो, पाई बॉन्ड हो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, कुछ तो हो. NH3 नो पाई बॉन्ड नहीं हो सकता है. CH4 नो पाई बॉन्ड. H2O नो पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड ही नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है. तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी किस में बचती है बेटा? आपकी ओजोन में, जो कि हमने डिस्कस भी किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कौन सा इनमें से इनकरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? CO2 के हैं सारे के सारे. ये CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा. तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे ये आपका नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक बार हम ड्रॉ करते हैं. इफ़ दिस गोज देयर, क्या हुआ, यहाँ से ये उठ के यहाँ आ गया है. नहीं, हाँ, ये सिर्फ ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के यहाँ चला गया, तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड O नेगेटिव. ऐसा ही कुछ बनाया है यहाँ पे. ओके, नॉट दिस वे एग्जैक्टली. ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया बेटा. लोन पेयर यहाँ आया और ये उठ के यहाँ चला गया, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. तो इसका मतलब वो ये तो करेक्ट है और साथ में ये भी करेक्ट है. अब हम चलते हैं इस वाले पे. इस वाले में क्या है, जहाँ पे ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है वहाँ पे तो आ रहा है नेगेटिव, जहाँ सिंगल बना रहा है वहाँ आ रहा है पॉजिटिव. आपको याद हो तो जब हम फॉर्मल चार्ज डिस्कस कर रहे थे मैंने बताया था ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है? 2. तब तक तो ठीक है. अगर 1 बनाता है तो उसमें आएगा नेगेटिव चार्ज, -1 तो नेगेटिव आ गया. अगर वो 3 बनाता है तो +1 आता है. तो इसका मतलब इसमें तो उल्टा है, तो ये तो नहीं है. यही आपका आंसर आ जाएगा. करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपने कि क्या है इनका. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करने के लिए पहला पॉइंट है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स. देखते हैं सबसे ज़्यादा पाई बॉन्ड्स किस में. इसमें 1 और 2 पाई बॉन्ड, इसमें 1, इसमें भी 2 और इसमें 1. तो इसका मतलब हुआ A और C में 2 पाई बॉन्ड्स है, तो A और C ज़्यादा स्टेबल है, पहली चीज़. अब हम देखते हैं A और C में कौन ज़्यादा स्टेबल है. A और C में देखें तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव A में, और C में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, जो कि नहीं होना चाहिए. नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट शुड एक्वायर नेगेटिव एंड इट शुड एक्वायर पॉजिटिव अगर पॉसिबल है तो दोनों में से ये तो ठीक है, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा होने से A इज़ मोर स्टेबल देन C. आपको ऑप्शंस मिलेंगे किस तरीके से. अब बात आती है इन दोनों में, B और D. देखो ऑक्टेट तो किसी का भी पूरा नहीं है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों में 1-1 है. यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो विच इज़ मोर स्टेबल? B इज़ मोर स्टेबल देन D. दिस वे वी कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट. रेजोनेंस स्ट्रक्चर डायरेक्टली ड्रॉ करना भी आ सकता है, कोई की स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर पे बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेजोनेंस. आपको पूरा वास्ट, ये भी जैसे आपका प्रीवियस ईयर्स का IIT का ही क्वेश्चन है, तो आपको पूरा वास्ट हमने रेजोनेंस डिस्कस किया है. गो थ्रू इट एंड सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेजोनेंस.